नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीए कविता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। गाइस, आज हम देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जीएसटी से रिलेटेड, जो कि सीटीपी और एनआरटीपी से रिलेटेड होगी। सीटीपी क्या होता है हमारे पास, मैं आपको बता दूं। सीटीपी हमारे पास होता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एनआरटीपी होता है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। सीटीपी और एनआरटीपी से रिलेटेड जितने भी स्पेशल प्रोविजन है वो हम डिस्कस करेंगे, और ये जो प्रोविजंस है ये हम विद रूल्स डिस्कस करेंगे। जो इसका रिलेटेड रूल है, जैसे कि रूल 8 सब रूल 6। ठीक है जी। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको, सीटीपी होता कौन है। सीटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता है जिससे लाइफ टाइम तक या एक बहुत लंबे टाइम पीरियड तक जीएसटी नंबर की जरूरत नहीं होती। इसे एक शॉर्ट टाइम पीरियड तक के लिए नंबर की जरूरत होती है। ये इसे शॉर्ट टाइम के लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है। ठीक है। जैसे कहीं भी मैं फॉर एग्जांपल बात करूं, एक ट्रेड फेयर लगी है जो कि आपके पास 2 मंथ्स तक चलेगी, तो यहाँ पे सीटीपी क्या करता है, सीटीपी उसमें अपना कोई भी ट्रेड शो या फिर किसी भी तरीके की कोई गुड्स जो है वो अपनी दिखाना चाहता है, अपनी गुड्स को सेल आउट करना चाहता है, तो इसके लिए वो क्या लेता है, वो रजिस्ट्रेशन लेता है जीएसटी में। ठीक है। तो ये जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है उसे ज्यादा लंबे टाइम पीरियड तक नहीं चाहिए। जब तक वो ट्रेड फेयर वहां एग्जिस्ट करेगा या इससे रिलेटेड कोई अदर एक्टिविटी जो वो करना चाहता है, जितने टाइम तक वो एक्टिविटी चलेगी, वो बिजनेस चलेगा, सिर्फ उतने टाइम के लिए सीटीपी जो है रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है। तो इसके लिए जीएसटी एक्ट में सेपरेट कुछ एक स्पेशल प्रोविजन बनाए कि अगर आप शॉर्ट टाइम पीरियड तक भी जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं, तो एज पर सीटीपी यानी एज पर कैजुअल टैक्सेशन टैक्सेबल पर्सन के जो प्रोविजंस हैं उसके तहत आप लोग जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। अब बात आती है जो सीटीपी है, सीटीपी को कितने टाइम के लिए रजिस्ट्रेशन मिलेगा। जनरली जो रजिस्ट्रेशन मिलता है वो 90 डेज के लिए मिलता है, और अगर आप फर्दर एक्सटेंड करवाना चाहें, तो जो प्रॉपर ऑफिसर है वो फर्दर 90 डेज के लिए इसे और एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है जी। तो ये बात थी सीटीपी से रिलेटेड। अब बात करते हैं एनआरटीपी। एनआरटीपी को मुझे ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको नाम से ही पता चल रहा है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, यानी वो पर्सन जो कि नॉन रेजिडेंट है लेकिन जीएसटी एक्ट उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, तो वो भी क्या करेगा, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अगर उसको रजिस्ट्रेशन लेना है तो वो इसके स्पेशल प्रोविजंस को फॉलो करके रजिस्ट्रेशन ले सकता है। तो एनआरटीपी और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के ऊपर कौन कौन से स्पेशल प्रोविजंस लगने वाले हैं वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। गाइज, आगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसके जैसी अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। जितनी भी अमेंडमेंट्स आती हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो देखते हैं गाइज, सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है जो सर्टिफिकेट है रजिस्ट्रेशन का, वो इशू किया जाएगा सीटीपी को या एनआरटीपी को। वो वैलिड होगा फॉर अ पीरियड स्पेसिफाइड इन द एप्लीकेशन। यहाँ पे जो एप्लीकेशन में पीरियड दिया गया है, या फिर 90 डेज फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, विच एवर इज अर्लियर, जो भी इसमें से जल्दी आएगा। ठीक है। यानी मैंने आपको बताया था मैक्सिमम 90 डेज का जो है आपको टाइम पीरियड इसमें अलाउड होगा। अगर उससे ज्यादा का आपने लेना है तो आपको प्रॉपर ऑफिसर से परमिशन लेनी पड़ेगी, और प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि देयर इज सम सफिशिएंट कॉज, यानी कोई सफिशिएंट कारण है, प्रॉपर रीजन है जिसकी वजह से आपको एक्सटेंशन चाहिए, तो यहाँ पे वो एक्सटेंड कर सकता है फर्दर पीरियड ऑफ 90 डेज। ठीक है जी। उससे ज्यादा नहीं कर सकता। यहां तक आप सभी को मेरी बात समझ में आ गई। नाउ नेक्स्ट आपको क्या दिया, सीटीपी और एनआरटीपी पर्सन शेल सबमिट द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। वो सबमिट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कौन से सेक्शन में, वो करेंगे सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 25। जी हाँ, जो सेक्शन 25 है, सेक्शन 25 का जो सबसेक्शन 1 है, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, हर एक पर्सन जो लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए 25 और 24 में वो रजिस्ट्रेशन लेते हैं। प्लस यहाँ पे देखिए प्रोवाइडेड दैट लिखा हुआ है, CTP or NRTP shall apply for registration at least 5 days prior to commencement of business। यहाँ पे जितने भी रिलेटेड सेक्शंस हैं, रिलेटेड रूल्स हैं, वो हम साथ के साथ कवर करेंगे, ताकि सेक्शन से रिलेटेड एक बहुत बढ़िया क्लैरिटी आपको मिल जाए। ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सीटीपी और एनआरटीपी को भी रजिस्ट्रेशन लेना है। कब? कम से कम 5 दिन पहले फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से 5 दिन पहले एज पर सेक्शन 25 सब सेक्शन 1 वो लोग रजिस्ट्रेशन ले लेंगे। ठीक है, अब आगे हम चलेंगे। प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी एक्सटेंशन ऑफ टाइम, अगर कोई एक्सटेंशन ऑफ टाइम होता है, यहाँ पे अगर कोई एक्सटेंशन होता है अंडर सबसेक्शन 1, इस सबसेक्शन 1 में मैंने बताया सबसेक्शन जो भी है आगे एक्सटेंड कर दिया जा सकता है टाइम पीरियड, सच टैक्सेबल पर्सन शैल डिपॉजिट एडिशनल अमाउंट। अब देखिए ये चीज आपके पास एक अलग आ गई। ठीक है, मैं आपको पहले डायग्राम के अंदर ये चीज बता दूं, सीटीपी के ऊपर एक बात लागू होती है। ठीक है, यहां पे क्या था, सीटीपी एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रजिस्ट्रेशन लेता है, चाहे वो कितने भी टाइम पीरियड के लिए, फॉर एग्जांपल 30 डेज के लिए एक सीटीपी ने अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन यहाँ पे ना सीटीपी के ऊपर एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है, वैसे किसी भी पर्सन के ऊपर कंडीशन नहीं है कि वो प्रायर अपना जो एस्टिमेटेड टैक्स है वो डिपॉजिट करवाए, लेकिन सीटीपी को एक एस्टिमेटेड टैक्स पहले ही डिपॉजिट करवाना पड़ता है। एस्टिमेटेड टैक्स कौन सा, चाहे वो सीजीएसटी एसजीएसटी है, चाहे वो आईजीएसटी है, यानी जो उसे लगता है कि मुझे इतना टैक्स पे करना पड़ेगा इन फ्यूचर, फॉर एग्जांपल उसे लगता है कि वो 1 लाख रुपीज या 10 लाख रुपीज जितने का भी बिजनेस करेगा उससे रिलेटेड जो उसका टैक्स बनता है, फॉर एग्जांपल 18,000 बनता है, तो वो 18,000 उसे प्री डिपॉजिट करने पड़ेंगे। किससे? वो क्या करेगा, इसे प्री डिपॉजिट करेगा। किससे पहले? जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मिलने से पहले, बिफोर रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी। अब आप कहेंगे कि मैम जब वो बंदा भी रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ जीएसटी में, तो वो कैसे पे करेगा जीएसटी? उसे प्रायर अपना जीएसटी पे करना है, और ये जो जीएसटी पहले पे किया गया ना, ये पता है आपके कहाँ खड़ा होगा? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। ये जीएसटी आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर खड़ा हो जाएगा। जब ये जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में खड़ा हुआ तो आपने इनको पे कब किया था? अच्छा, जीएसटी मिलने से पहले। तो जीएसटी मिलने से पहले क्वेश्चन था कि कैसे पे किया जाएगा। आपको एक टेम्परेरी रेफरेंस नंबर मिलेगा। ठीक है जी, यहाँ आपको क्या मिलेगा? एक टेम्परेरी रेफरेंस नंबर मिलता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलने से पहले। तो उस टेम्परेरी रेफरेंस नंबर के अगेंस्ट आपको वो जीएसटी जो है पहले पे करना है, एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी पे करनी है। अब यहाँ पे देखिए ये आपको ऊपर एक रूल भी दिया गया था। कौन सा रूल दिया था? मैं यहां से थोड़ा क्लीन कर दूं आपको फिर से समझाने के लिए। यहाँ पे आपको एक रूल दिया गया था। कौन सा? रूल नंबर 8 सब रूल 6। अब ये रूल नंबर 8 सब रूल 6 में आपको बताऊं तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है सब रूल 6 में। ये आपको कह रहा है अ पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, पर्सन जो अप्लाई कर रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए सीटीपी और एनआरटीपी, गिवन अ टेम्परेरी रेफरेंस नंबर, इसे क्या दिया जाएगा भाई? इसे एक टीआरएन दिया जाएगा। टीआरएन सभी का जनरेट हो रहा है बाय कॉमन पोर्टल फॉर मेकिंग एडवांस डिपॉजिट। वो एडवांस डिपॉजिट करेगा किसका? टैक्स का, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 27। और एक्नॉलेजमेंट जो है सब रूल 5 के अंदर मिल जाएगी, यानी सब 8 सब रूल 5। यहाँ पे देखिए एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट हमेशा मिलती है जब भी आप कैश पेमेंट करते हैं। तो जब आप टीआरएन के तहत भी ये कैश पे करेंगे, जीएसटी पे करेंगे, तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट दे दी जाएगी। ठीक है, ये आपके पास रूल 8 सब रूल 6 में बताया गया था। अब हम आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ था। यहाँ पे क्या कह रहा था ये? यहाँ ये कह रहा था प्रोवाइडेड दैट वेयर एक्सटेंशन ऑफ टाइम, जहां पे एक्सटेंशन ऑफ टाइम आया वहां पे भी जो ये टैक्सेबल पर्सन है, वहां पे भी जो ये टैक्सेबल पर्सन है, इसे एक सेकेंड, ये कोई बटन प्रेस हो गया था गाइस। तो यहाँ पे भी टैक्सेबल पर्सन को डिपॉजिट करना होगा एडिशनल अमाउंट, यानी कि अगर आपने फर्दर एक्सटेंड करवा लिया टाइम पीरियड, मैंने पीछे क्या बताया था कि एक पर्सन है उसने 30 डेज के लिए रजिस्ट्रेशन लिया, अब वो क्या कह रहा है कि 30 डेज फर्दर एक्सटेंड कर दो। तो यहाँ पे ऑफिसर आपको क्या कह रहा है? ऑफिसर बोलेगा कि ठीक है फर्दर मैं एक्सटेंड कर दूंगा, बट आपको एडिशनल अमाउंट of tax equivalent to estimated tax liability of such amount for a period for which extension is sought, यानी जितने टाइम पीरियड के लिए आप एक्सटेंशन ले रहे हैं उतने टाइम पीरियड का आपको टैक्स एक्स्ट्रा जमा करवाना पड़ेगा। इसके लिए उसने कितना टैक्स डिपॉजिट करवाया था गाइज? 18,000। ठीक है, अब फर्दर 30 डेज में उसको लगता है
24,000 टैक्स और बनेगा तो उसे 24,000 या फिर जितना भी उसका एस्टिमेटेड टैक्स है, तो फर्दर टाइम पीरियड जो एक्सटेंड होगा उससे रिलेटेड उसको वो करवाना पड़ेगा, टैक्स प्री डिपॉजिट होगा। हाँ, अगर वो टैक्स यूटिलाइज नहीं होता तो वो रिफंड जरूर हो जाएगा, ऐसा नहीं कि वो आपका पैसा डूब जाएगा। पैसा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में खड़ा होगा और उसके बाद अगर वो यूटिलाइज नहीं होता, दैट अमाउंट विल बी रिफंडेड टू द सीटीपी और एनआरटीपी। क्लियर? अब आगे हम देखेंगे। आगे आपको क्या दिया हुआ है सब सेक्शन 3 में। सब सेक्शन 3 क्या कह रहा है? द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, जो अमाउंट आपने डिपॉजिट करवाई अंडर सब सेक्शन 2 शैल बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। मैंने ऑलरेडी बता दिया, सारा का सारा पैसा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाएगा ऑफ सच पर्सन एंड शैल बी यूटिलाइज्ड इन मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 49। यानी सेक्शन 49 में जो बताया उसके अकॉर्डिंग आपने उस पैसे को यूटिलाइज करना है। अब सेक्शन 49 क्या बताता है? इसमें यही सब कुछ है कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर जो पैसा होता है उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, कैश लेजर को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, और कैश लेजर को जो है वो रिफंड भी लिया जा सकता है। ये सब पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड अदर अमाउंट्स, इस बारे में कौन बताता है? सेक्शन 49 बताता है। ठीक है जी। तो इसमें ज्यादा मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मेनली मैंने इसमें आपको समझा दिया। मैंने कोशिश की कि सब जो सीटीपी और एनआरटीपी के जितने भी स्पेशल प्रोविजन है उससे आपको गो थ्रू करवाऊं। गाइज मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की इस वीडियो में। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन वाले बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।